नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप जानते हैं कि चुनाव की जो बारी थी यानी मतदान की प्रक्रिया वो समाप्त हो गई कल। उसके बाद एग्जिट पोल आने लगे और उसके साथ ही अब आज से रिजल्ट का भी दिन शुरू हो गया है। और आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे और विधानसभा में खासकर 4 विधानसभा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के आज रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट सुबह 6 बजे से आ रहे हैं और आपके साथ हम अब जुड़ चुके हैं उस रिजल्ट को लेकर के। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऊपर सिक्किम और बाएं साइड में अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों की स्थिति क्या है आपको सबसे पहले बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में टोटल 60 सीटें हैं और 60 में से 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध भाजपा जीत चुकी है। 10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने से पहले, मतदान होने से पहले भाजपा जीत गई थी और उसके बाद अब 50 सीटों पे मतदान हुए और 50 में से आगे क्या स्थिति है ये स्क्रीन पर हम लेके आ रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ सिक्किम में 32 सीटें हैं और 32 में से 32 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई, मतदान करवाए गए और पोलिंग के बाद आज रिजल्ट की बारी। आज यानी 2 तारीख को क्यों रिजल्ट आ रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो आज आखिरी है, यानी इस विधानसभा को एनी हाउ आज फाइनल करना था। पहले तो रिजल्ट 4 को ही आना था सबके साथ, 4 जून को रिजल्ट आना है लोकसभा चुनाव के भी और विधानसभा चुनाव खासकर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के। लेकिन फिर उसको 2 तारीख को यानी इन दोनों राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो हैं विधानसभा के रिजल्ट वो आज काउंट करवाए जा रहे हैं और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 60 सीटें जो अरुणाचल प्रदेश की हैं उनमें से 52 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। 52 में से आप 10 निकाल दीजिए तो बच गए मतलब 42। ये 42 सीटों के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। टोटल 52 अगर ले लें तो एनडीए यानी बीजेपी और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं इनको 37 सीटें आ रही हैं। इंडिया यानी कि कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक इनको 1 सीट और अदर्स के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से एनपीपी है, नेशनल पीपल्स फ्रंट है और बीजेपी है। बीजेपी सत्ता में है अभी और प्रेमा खांडू आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। प्रेमा खांडू कभी कांग्रेस में होते थे लेकिन पूरी टीम तोड़कर चले गए। और उत्तर पूर्वोत्तर की बात अगर की जाए तो आप जानते हैं कि जिसकी सरकार दिल्ली में होती है पूर्वोत्तर उसके साथ जाता है। ये समझ में नहीं आता मुझे। कई बार जो पॉलिटिकल विश्लेषक होते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्रेटर्स हैं, इन लोगों से बात करता हूं तो वो भी यही कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि उनकी अपनी एंटिटी है, पहचान है और आप अपनी पहचान को दिल्ली के साथ बांध के अगर रखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन खैर वहाँ के लोगों की मर्जी यही है कि दिल्ली की तरफ देखें और दिल्ली पर ही आश्रित रहें, तो ये एक अलग बात है। और ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी तो उस दौरान भी मैंने मणिपुर से लेकर नागालैंड तक, मेघालय से लेकर असम तक और इस बीच अरुणाचल प्रदेश भी तमाम जगहों के लोगों से बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की। तो इन लोगों का भी यही था मानना कि दिल्ली के साथ हम जुड़ाव रखना चाहते हैं ताकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो पाए। मतलब एक डर, एक भय पैदा करके रखा गया है वहां के लोगों में कि अगर आप दिल्ली के साथ यानी कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसके साथ अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपका विकास नहीं हो पाएगा, जो सरासर गलत है। मैं गलत मानता हूं लेकिन फिर भी अभी भी जो ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है खासकर अरुणाचल प्रदेश का, वो रिजल्ट उसी दिशा में आपको दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 37 सीटें एनडीए के खाते में हैं, यानी समझ लीजिए आप बीजेपी जो है वहां पे पहले से सरकार पर काबिज है। प्रेमा खांडू वहां के मुख्यमंत्री हैं और अभी फिर से प्रेमा खांडू मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये साफ दिखाई देता है। क्योंकि अरुणाचल की 60 में से 31 सीटें जिनके पास आ जाएंगी, सरकार बहुमत उनका होगा, सरकार उनकी बनेगी। और दूसरी तरफ सिक्किम में पिछले 1979 यानी 1979 से लेकर अभी तक केंद्र की या कहें तो नेशनल पार्टी की सरकार नहीं बनी है और पवन कुमार चामलिंग लगातार एक यहाँ के रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री रहे हैं और वो 25 साल तक, लगभग 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता एसडीएफ और आप देख रहे हैं एसडीएफ को 1 सीट आती हुई और दूसरी तरफ सिक्किम
जो क्रांतिकारी मोर्चा है एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अभी भी सरकार में है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग हैं और यही मुख्यमंत्री भी हैं। 2019 में ये मुख्यमंत्री बने थे। उससे पहले एसडीएफ के यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के चामलिंग थे, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग के बाद एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के जो नेता प्रेम सिंह तमांग ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए और यही अभी लगातार दिखाई दे रहे हैं। इस बार भी अभी जब हम ये आंकड़े लेकर आ रहे हैं सिक्किम की 32 की 32 सीटों, और ये आपके सामने हम कुछ विजुअल्स वहीं अरुणाचल और ये सिक्किम काउंटिंग सेंटर के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। सिक्किम के काउंटिंग सेंटर के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पहरेदारी भी हो रही है और मीडिया के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि अंदर जो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अंदर काउंटिंग चल रही है और मीडिया के लोग भी हैं और ये विजुअल सीधे सिक्किम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो सिक्किम में अंदर काउंटिंग में क्या कुछ चल रहा है ये आप तक हम पहुंचाएंगे। एसकेएम को यहां पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि चाहे एसकेएम हो, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो या एसडीएफ हो, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसे कहते हैं, यहां 32 की 32 सीटें अगर देखी जाए तो 32 में से 31 सीट मतलब 99% 31 सीटें एसकेएम को जो अभी सत्ता में है उसको आती हुई दिख रही हैं। एक अलग तरह का माहौल बिल्कुल लग रहा है जैसे कि आप चीन में या रशिया में पहुंच गए हैं, उस तरह का माहौल यहाँ पे है। 32 में से 31 सीटों पर रुझान अगर एसकेएम के हैं तो यहाँ कहना ही क्या। सुबह 6 बजे से पोलिंग चल रही काउंटिंग हो रही है, सुबह 6 बजे से, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य हैं और यहाँ सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है। गर्मी के समय में तो 4:30 से 5 बजे के बीच यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है। 5 बजे से लेकर अगर सूर्योदय हो जाए तो फिर 6 बजे से लोग काम पे निकल जाते हैं और शाम बहुत जल्दी होती है। और वहाँ चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे आप आगे बढ़िए तो मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, इन तमाम राज्यों में जल्दी सुबह और जल्दी शाम होती है। और पूर्वोत्तर इसलिए पूरब का ये एरिया और इसीलिए यहाँ काम भी जल्दी होता है। सुबह 8 बजे से नहीं बल्कि सुबह 6 बजे से काउंटिंग चल रही है। 2 घंटे की काउंटिंग में अरुणाचल प्रदेश में 52 सीटों की जो काउंटिंग हुई है, जो रुझान आ रहे हैं 52 सीटों के, उन रुझानों के आधार पर 37 सीटें एनडीए को आती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया के खाते में यहाँ पर मात्र 1 सीट दिखाई दे रही है और सिक्किम में तो ना ही एनडीए ना ही इंडिया, किसी का खाता भी खुला नहीं है। लेकिन एसकेएम 31 और एसडीएफ 1 सीट पर आगे है। हमारे साथ कुछ साथी भी जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और लेकिन थोड़ी और भी जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश की जो 60 सीटें हैं, इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध पहले जीत गई और बाकी 50 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। और ये जो 52 सीट हम दिखा रहे हैं, इसमें से 10 ऑलरेडी वही हैं, वो मान के चलिए आप। इसके अलावा बीजेपी ने इन 60 सीटों में से 2019 में जो चुनाव हुए थे अरुणाचल प्रदेश के, उसमें 41 सीटों पर 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस बार लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से 34 उम्मीदवारों को उतारा है। यहाँ कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के ही उम्मीदवार चले गए थे उधर और बैठ गए थे। एक्चुअली कांग्रेस के 34 नहीं बल्कि 44 थे, लेकिन 10 बैठ गए थे। खैर, तो ये जो खरीद फरोख्त की बात है वो भी यहाँ खूब देखने को मिलती है पूर्वोत्तर में। और उसी खरीद फरोख्त में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत कर बैठते हैं, उस दिशा में नहीं दिखाई देता है जिस दिशा में पूरा का पूरा ये चुनाव जाना चाहिए। तो चलिए जरा आते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको ले चलता हूं और उनसे आपका परिचय करवाता हूं। और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से आज काउंटिंग की
शुरुआत। और कल आपने एग्जिट पोल्स देखे हैं, आपने डीबी लाइव के एग्जिट पोल भी देखे और आपने एग्जिट पोल बाकियों के भी देखे हैं। धरातल की रिपोर्ट कुछ और है, बाकियों के एग्जिट पोल कुछ और हैं। हमारे साथ हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और कल की थकान शायद उतरी नहीं कि आज रिजल्ट जो है वो आने लगा अमलेंदु जी, और ये रिजल्ट है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटें और सिक्किम की 32 सीटें। अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 52 सीटों के रुझान सामने हैं, जिसमें से एनडीए 37 सीटों पे, और इसमें से 37 में से 10 सीटें एनडीए पहले जीत चुकी है। और दूसरी तरफ हम सिक्किम देख रहे हैं, जहां एसकेएम को 32 में से 31, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो ऑलरेडी सरकार में है, सत्ता पर काबिज है, प्रेम सिंह तमांग जिसके मुख्यमंत्री हैं, और उधर अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू हैं। कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है, ये दिखाई दे रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर ये जरूर दिख रही है अमलेंदु जी, कि यहां से एक शुरुआत हो रही है इस 2024 के चुनाव के रिजल्ट की। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा उसको ठीक से करते हैं। एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए तो देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, विधानसभा चुनाव इस बार 4 राज्यों के हुए हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है, ये इसमें से आज सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के रिजल्ट आ रहे हैं, और इसलिए भी ये यहाँ जानना ज़रूरी है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। क्यों आज रिजल्ट आ रहे हैं? इसलिए रिजल्ट आज आ रहे हैं क्योंकि अरुणाचल और सिक्किम दोनों विधानसभा जो है वो खत्म हो रही हैं। यानी कि हर विधानसभा की एक लाइफ होती है, एक समय होता है कि 5 साल किस तारीख को पूरे हो रहे हैं। तो आज की तारीख में 5 साल पूरे हो रहे हैं पिछले उसके, तो इसलिए आज ही काउंटिंग करवाना ज़रूरी था। हालांकि आप देखिए, चुनाव आयोग ने एक गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी, कि चुनाव आयोग ने 4 तारीख को इसकी घोषणा की थी कि 4 को ही रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन 4 को नहीं बल्कि आज ही रिजल्ट आ रहे हैं सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के। इसीलिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो आंकड़े, जो रिजल्ट है वो हम आप तक ला रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। और आप देख रहे हैं डीबी लाइव, और डीबी लाइव का ये विशेष कवरेज जिसमें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। और दोनों जगहों पर जो सरकारें हैं, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और सिक्किम में सरकार जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की है। प्रेम सिंह तमांग जो हैं वहां के मुख्यमंत्री हैं, और इस बार फिर से प्रेम सिंह तमांग लग रहा है कि दूसरी बार लगातार काबिज होने जा रहे हैं, क्योंकि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 में से 31 सीटों पर आगे है। 32 में से 31 सीटों पर आगे है। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल सिक्किम के हैं। अमलेंदु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मुझे आ रही है, मेरी आ रही है जी, आ रही है। अमलेंदु जी, जरा आपसे पहला ओपनिंग कमेंट चाहता हूं। पूर्वोत्तर के ये राज्य, लेकिन पूर्वोत्तर अमूमन देखने को मिलता है कि ये जाते हैं दिल्ली के में जिसकी सरकार होती है उसके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन सिक्किम ऐसा नहीं दिखता। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो लोकल वहां की पार्टी है, और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ये भी लोकल पार्टी है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, पवन कुमार चामलिंग, आपको याद होगा, लगातार 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। और सबसे बड़ी बात की, सिक्किम 1979 से लेकर 1979 से लेकर आज तक सिक्किम में क्षेत्रीय दलों का ही प्रभुत्व रहा है। कोई भी नेशनल पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई, और खासकर कांग्रेस पार्टी। लेकिन सिक्किम हमारे देश का एक अहम हिस्सा है, और वहाँ चुनाव हो रहे हैं। 32 सीटों की विधानसभा है, बहुत कम छोटी विधानसभा है, लेकिन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिक्किम का सूरत हाल बता रहा हूं। खाता तक नहीं खुल पाया है इंडिया और एनडीए का। लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 53 सीटें जो रुझान में हैं, और उनमें से इंडिया के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, और एनडीए के खाते में 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर्स के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 53 सीटों का ये अरुणाचल प्रदेश। अमलेंदु उपाध्याय जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पे उठता है कि चाहे अरुणाचल हो या
मिजोरम हो, मणिपुर हो, इन सबको देखिए। मणिपुर की जो घटना है उसके बाद अरुणाचल में फिर से अगर बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार रिपीट होती हुई दिखाई देती है तो क्या कहेंगे यहाँ पे इसके बारे में आप? और सबसे बड़ी बात कि एनपीपी जो वहाँ नेशनल पीपल्स पार्टी है, जो अब ऑलरेडी एक राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है, ये भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। अदर्स में उनके भी ये जो 14 सीटें हैं अदर्स में उनका भी इसमें योगदान दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक के सूरत हाल पे, और ये दिल्ली की तरफ क्यों देखते हुए नजर आते हैं? एक तो दिल्ली का इसलिए देखते हुए नजर आते हैं, ये सब राज्य राजीव जी के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, और मुझे लगता है कि ये जितना उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होती होगी उतने में इनका पूरा राज्य जो है उसकी विधानसभा पूरी आ जाती है। तो एक तो छोटे राज्य हैं और दूसरे पहाड़ी राज्य हैं, तो विकास की बहुत सख्त आवश्यकता रहती है, और एक तरीके से भारत से कटे हुए समझे जाते हैं। और भारत में भी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके इशारे मतलब उनको कम जो है इधर तवज्जो दी जाती है। आप देखिए पूरे चुनाव के दौरान उत्तर मतलब पूर्वोत्तर के जो दो राज्य हैं इनके विधानसभा चुनाव की चर्चा भी इधर हिंदी मीडिया में बहुत कम हुई, जबकि इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, तो इसकी चर्चा कम हुई। तो यही कारण है कि ये उनको दिल्ली की तरफ लगातार देखना पड़ता है। छोटे राज्य हैं चूंकि प्राकृतिक संसाधनों से तो भरपूर हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है जिस तरीके से हो रहा है, तो राज्यों के हवाले जो है वो कुछ नहीं आता है, और अपनी राज्य की एक तरीके से कहा जाए वो सरकार चलाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जो संसाधन होते हैं उनके भरोसे, तो इसलिए भी दिल्ली की तरफ देखना उनकी मजबूरी हो जाती है। इधर जो दिल्ली में बैठे हुए लोग होते हैं वो जबरदस्त तरीके से इन राज्यों का सरकारों का दोहन करते हैं। आपको याद होगा राजीव जी की अरुणाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी तो करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए गए थे, उसके बाद वहां के जो मुख्यमंत्री रहे थे कलिफो पुल, तो उनका एक पत्र जो था वो आत्महत्या के बाद जब वायरल हुआ था, उसमें बहुत सारे आरोप किस तरीके से लगाए गए थे। तो वो एक तरीके से पूर्वोत्तर की पूरी राजनीति के ऊपर जो है वो प्रकाश डालता है, उनका वो लंबा चौड़ा पत्र जो है कि किस तरीके से वहां सरकारें अस्थिर की जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही वहां 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध अगर जीत जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां चुनाव एक मैच खाना पूर्ति के लिए हो रहा है। तो वहां अगर एनडीए जो है 38 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात वहां नजर नहीं आती। इसी तरीके से राजीव जो सिक्किम है, सिक्किम का मसला ये है कि वहां लगातार जो है वो क्षेत्रीय दल जो वही काबिज रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग से पहले वहां जो है नर बहादुर सिंह भंडारी लगातार जो है वो 1979 से लेकर के और 1994 तक वहां के मुख्यमंत्री रहे। उनका भी एक क्षेत्रीय दल था सिक्किम संग्राम परिषद। हालांकि बाद में उन्होंने सिक्किम संग्राम परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया था, फिर वो कांग्रेस के वहां के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री रहे यानी कि तब तक जो थे वो एक तरीके से उनका क्षेत्रीय दल ही था। तो वहां क्षेत्रीय दलों के बीच ही है, और गोरखाओं की आबादी वहां ज्यादा है। जो नर बहादुर सिंह भंडारी थे वो भी पहले गोरखा मुख्यमंत्री जो थे वो भारत मतलब गोरखा मूल के पहले मुख्यमंत्री भारत में थे नर बहादुर सिंह भंडारी। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों की एक थोड़ी सी स्थिति है राजीव जी, खासतौर से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। जी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये इन दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए इसी चुनाव के दौरान, और पहले फेज में ही वहां चुनाव हो गए थे। और 19 तारीख को पहले फेज की पोलिंग हुई थी, आपको शायद याद हो। 7 चरणों में पोलिंग हुई है इस बार, और बहुत लंबी, हालांकि 7 चरणों में 2019 में भी पोलिंग हुई थी, लेकिन एक लंबा वक्त, इतना लंबा वक्त नहीं गुजरा था जितना इस बार गुजरा है। और सबसे बड़ी बात की गर्मी का आलम, गर्मी का सितम बहुत ज्यादा, और उसके बाद भी लोग निकल के आए। 60, 62, 65, 66% तक लोग निकल के आए और लोगों ने पोलिंग की है, यानी मतदान में हिस्सा लिया है। तो सिक्किम का सूरत हाल जो है वो ये है कि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो इस वक्त सत्तारूढ़ दल है, और वो फिर से प्रेम सिंह तमांग जिसके मुखिया हैं वो फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 32 सीटें
हैं सिक्किम में और 32 की 32 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। SDF यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी सरकार 25 साल तक लगातार रही, और पवन कुमार चामलिंग जिसके मुख्यमंत्री रहे 25 साल तक लगातार, 5 बार लगातार मुख्यमंत्री रहना, और उसके बाद 2019 में इनकी पार्टी हारती है। लेकिन बुरी हार यहां पर आज दिखाई दे रही है, क्योंकि SDF जो है वो मात्र 1 सीटें लेकर आती हुए इस फ्रंट को हम देख रहे हैं, आते हुए देख रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को 39 सीट्स, पिछली बार 41 सीटें एनडीए को आई थी और इस बार 39 सीट्स एनडीए को आती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी यहां 34 सीटों पे ही, अरुणाचल प्रदेश में 34 सीटों पे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारे हैं। तो ये शुरुआती रुझान जो हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के, और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश का सूरत हाल हम आप तक लगातार बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों पूर्वोत्तर के राज्यों में, एक तो सबसे पहले अरुणाचल की बात करूं तो वहीं से किरण रिजिजू आते हैं, और जैसे अभी अमलेंदु जी बता रहे थे सिक्किम और अरुणाचल दोनों का की जो वास्तु स्थिति है वो बता रहे थे। और अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री भी रहे और वो आते हैं, और उसके बाद वहाँ कांग्रेस का जो पूरा का पूरा खेमा है वो चला गया था बीजेपी में। तो पलटना वहाँ की एक परंपरा रही है, खासकर पूर्वोत्तर में पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी पार्टी पलट जाती है। आप याद कीजिए मेघालय में, नागालैंड में, इन सब जगहों पे भी वैसे ही हुआ था और अभी भी वही दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग परिस्थितियां बनती हुई दिखती हैं, और इन परिस्थितियों में आज की तारीख में सिक्किम 32 सीटें, 32 में से सिक्किम में जो है वो 31 सीटें एसकेएम को आते हुए, और अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 53 सीटों के रुझान हैं, और उसमें एनडीए को 40 और पिछली बार एनडीए को 41 सीटें थी और इस बार 40 सीटें हैं। अभी तक एनडीए के पास में रुझानों में, ये रुझान है, इसमें से 10 सीटें सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में पहले जीत चुकी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जो है वो निर्विरोध आई हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दीपक पासपोर जी। दीपक जी, पूर्वोत्तर का सूरत हाल वो हम बता रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो पार्टियां हैं वो दिल्ली के साथ, केंद्र के साथ जुड़े रहना ज़्यादा मुफीद समझती हैं, और वो दिखता भी है। अभी आप देख रहे हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? दोनों जगहों पे विधानसभा के चुनाव हुए और आज रिजल्ट है। राजू जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रारंभिक जो नतीजे हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश में जो बीजेपी का है, तो पहला एक तो ये माना जा रहा था कि मणिपुर की जो घटना है वो हो सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर बड़ा असर करेगी और बीजेपी के खिलाफ जो है एक वातावरण बन सकता है। ये जो नतीजे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी राहत भी मिलेगी, और वो बताने के लिए लोगों को कि देखिए, हमें पूरे देश में जो बहुमत मिलने जा रहा है उसकी भी समझिए कि एक तरह से अभी यहाँ पर भी जो है वो नजर आ रहा है कि लोग हमें अभी भी चाहते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव दूसरा है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा, जैसा कि आपने भी बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों की एक टेंडेंसी रही है, प्रवृत्ति रही है कि केंद्र के साथ जाए, तो इसका मतलब क्या वहां पर जो है अपने अरुणाचल प्रदेश में क्या लोगों को ये लग रहा है कि केंद्र में वापस बीजेपी की सरकार आ रही है, जैसा कि मीडिया का एक धड़ा जो है वो मोदी सरकार को लगभग बना ही चुका है, समझ लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रारंभिक रुझान है, कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे देश भर के लिए एक तरह से उनको थोड़ी सी राहत और उसका उत्साह बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक सिक्किम की बात है तो ये बात सही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपने अपने क्षेत्र के, उनके एक समझिए कि अस्मिता से ज्यादा जो है उनके विकास का जो मामला है वो बहुत आगे रहता है। तो वहां सिक्किम में भी जनता ने शायद ऐसा यही समझा कि एसकेएम जो है वही निश्चित रूप से हमारे विकास के कामों को भी आगे बढ़ाएगी। अब आगे देखिए कि पूरा के पूरे नतीजे जब आ जाते हैं तो क्या क्या लगता है, लेकिन ट्रेंड तो इसका सामने आ चुका है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत तो हो ही गया, सिक्किम में भी जो है एसकेएम का बहुमत मिल चुका है। लेकिन इनका असर, हालांकि ये बहुत छोटे राज्य हैं, एकदम देश से थोड़े से कोने में है, कहीं कुछ जगह चीन की सीमा लगती है,
तो एक दो जगह पे बर्मा की भी सीमा उस पूर्वोत्तर राज्यों में लगती है। इन सब चीजों को देखते हुए लेकिन एक तरह से ये इंडिकेशन जरूर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर उत्साह की बात हो सकती है, कम से कम अरुणाचल प्रदेश के मामले को कहा जाए तो। राजीव जी। जी बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश की 54 सीटों के रुझान सामने आए हैं। 54 सीटों के रुझान में 41 पर एनडीए और 12 पर अदर्स, और इसमें एनपीपी भी है, नेशनल पीपल्स फ्रंट भी है, और उसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी फ्रंट नहीं, एनपीपी भी है, और इसके अलावा इंडिया यानी कांग्रेस पार्टी के एक यहाँ पर उनकी एक सीट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो अरुणाचल प्रदेश के अलावा सिक्किम है जहां 32 सीटों वाली विधानसभा है। इन 32 सीटों में से एसकेएम को एक सीट, एसडीएफ को एक सीट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी 25 साल तक लगातार सरकार रही, और पवन कुमार चामलिंग जिसके मुख्यमंत्री रहे, और इसके अलावा एसकेएम जो है यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसकी 31 सीटें, और इन 31 सीटों में से पूरी की पूरी 32 में से 31 सीटें इनके पास में रुझानों में आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और 2019 में ये जो पार्टी है एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये सत्ता पर काबिज हुई थी, और उसके बाद प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, परिस्थितियाँ वही हैं जो 2019 में थी। सिचुएशन जो भी हो जाए, चाहे मणिपुर की स्थिति कुछ हो जाए और कहीं की कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ के जो यहाँ की सरकार है या यहाँ के जो लोग हैं खासकर, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ये दिखाई देता है। डॉक्टर दीपक पाचपुर जी यही कहेंगे, क्योंकि चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, आप देखिए सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 2019 में काबिज होती है, और उसके बाद तमांग जो हैं, प्रेम सिंह तमांग, ये सत्ता पर काबिज होते हैं। 25 साल की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार को गिराते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं, और इस बार भी एक ह्यूज मैंडेट के साथ, एक बहुत बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद दिखाई देती है उनकी, क्योंकि ये 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं उस लिहाज से भी देखा जाए तो। 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं ना, जो आप बता रहे हैं 31 सीटों पे, 32 में से 31 सीटों पे ये आगे हैं। 32, जी जी। तो नहीं, मेरा कहना कि जैसे मणिपुर से जब यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, तो मेरा जहां तक स्मरण ठीक है कि अरुणाचल प्रदेश भी गए थे वो जी। तो अरुणाचल प्रदेश, इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में भी अगर इंडिया को, कांग्रेस को केवल एक सीट मिलने जा रही है, तो इसका मतलब है इस बात का अच्छा खासा प्रचार जो है वो वहां मीडिया में किया जाएगा। राज्य तो बहुत छोटा है, और ठीक है कि यहाँ की अपनी एक जरूरतें हैं, वो विकास को लेके और केंद्र के साथ बने रहने वाले, और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा प्रयोग करने में थोड़ा डरते हैं। मेरे ख्याल से कि कुछ राज्यों में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते, जैसे आपने बताया कि किसी पार्टी का 25 साल तक राज रहा, किसी का और रहा, तो इस प्रकार से प्रयोग करने से चाहे डरते हो, लेकिन इस बात का प्रचार जो है वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है वो अच्छा खासा करेगा कि देखिए जिस अरुणाचल प्रदेश में राहुल गांधी गए उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की राय बहुत अच्छी है, और यही जो है रेप्लिकेट होगा लोकसभा के चुनाव में भी, और हम जीतने जा रहे हैं। तो मुझे इन चीजों का सबसे ज्यादा जो महत्व है वो इसलिए महत्व है कि 2 दिनों के बाद पूरे देश भर के नतीजे निकलेंगे, तो इसको सैंपल के रूप में बीजेपी जो है वो देश भर में प्रचारित कर सकती है। राजीव जी। जी, अमलेंदु जी क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं अमलेंदु जी आप अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को? अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 54 सीटों के रुझान सामने हैं, और एनडीए को 41 सीटें, और इंडिया को 12 सीटों पर अदर्स है। इधर दूसरी तरफ आप सिक्किम देखिए, जहां इंडिया और एनडीए का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इनकी 31 सीटें दिखाई दे रही है। 31 सीट से एसडीएफ की एक सीट दिखाई दे रही है, जो एसडीएफ यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 25 साल तक सत्ता पर काबिज थी। पवन कुमार चामलिंग जिसके मुख्यमंत्री रहे 25 साल तक, वो मात्र एक सीट पर यहां रुझानों में आगे बढ़ते हुए, आगे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि जो पूर्वोत्तर के राज्य बहुत छोटे राज्य हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुल इनकी जो विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट के बराबर भी नहीं होती है, उससे भी कम होती है। तो इनका कोई राष्ट्रीय राजनीति में उस तरीके से महत्व नहीं है जिस तरीके से कि इनके आधार पे कोई ये धारणा बनाई जा सके
कि ये राज्य जो जनादेश दे रहा है उस जनादेश की परिणति मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो है वो राष्ट्रीय राजनीति पे कुछ होगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के बहुत से रिफ्लेक्शन इन राज्यों की राजनीति पे होते हैं। अब अगर अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बनी थी वहां भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, तो सबको मालूम है किस तरीके से तोड़ फोड़ करके वहां सरकार बनी। तो वही स्थिति अगर मान लीजिए कल को इंडिया की सरकार बन जाती है यहाँ दिल्ली में, केंद्र में, तो यही सब जो उठा करके पूरी के पूरे शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में। यही पेमा खांडू जो है पहले कांग्रेस के साथ थे, तो ये सारी चीजें एक तरीके से मतलब एकदम बदल जाएंगी चीजें। तो ये राज्य जिस तरीके की यहाँ राजनीति है, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि राष्ट्रीय राजनीति से कटे हुए हैं। और ये दुर्भाग्य है राजीव जी, 70 सालों के बाद भी अगर पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्य जो है अगर वो राष्ट्रीय राजनीति इस तरीके से कटे हुए हैं, तो इसको दुर्भाग्य ही समझा जा सकता है। दूसरा, इसकी एक खूबसूरती ये भी कही जा सकती है कि क्षेत्रीय अस्मिता जो है वो वहां बलवती है और क्षेत्रीय अस्मिता वो इसी तरीके से बचा के रखते हैं। तो एक अच्छी बात भी हो सकती है। दोनों इसके जो है अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों इसके हैं राजनीति। लेकिन कुल मिलाकर के राष्ट्रीय राजनीति में मुझे लगता है कि इनका कोई असर होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसको लेकर के उड़ना चाहे तो उड़ सकती है, लेकिन फिर वो अगर अरुणाचल को लेकर के उड़ेगी तो सिक्किम को लेकर क्या कहेगी, उसका खाता भी नहीं खुल रहा है। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर के कहीं ज्यादा नहीं उड़ेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ठीक है भाई आप तो 10 सीटें पहले जीत गए, निर्विरोध जीत गए आप, कांग्रेस को 19 सीटों पर लड़ी वहां चुनाव। तो इसका मतलब आपका वहां कांग्रेस से कोई टक्कर थी भी नहीं, क्योंकि अगर 60 सीटों में से कांग्रेस से 19 सीटों पर लड़ रही है, आप सब पे लड़ रहे हैं और 10 सीटें आप निर्विरोध जीत जाते हैं, तो इसका मतलब वहां कोई एक तरीके से ताजा प्रतिस्पर्धा है ही नहीं किसी भी तरीके की। तो इसका मुझे लगता है कि अगर कोई इसको भुनाना चाहे तो भुना सकता है निश्चित तौर पर 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए क्या बल्कि आज और कल के लिए, 2 दिन के लिए मतलब कल शाम तक के लिए। और उस तो रिजल्ट ही आना, लोकसभा चुनाव के नतीजे आना, रिजल्ट ही आना है। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल को जो कॉर्पोरेट का मीडिया है उसको लेकर के 4 जून की सुबह तक भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है, तो उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के नतीजे को लेकर के भी खुश सकती है। बाकी 4 जून को नतीजे क्या आने राजीव, वो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, और 4 जून को इस देश के अंदर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है, ये हम समझ सकते हैं जी। 4 जून को क्या होने वाला है ये तो अभी 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज जब रिजल्ट आ रहे हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए वहां पर भी, और विधानसभा चुनाव हुए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के रिजल्ट आएंगे 4 जून को यानी परसों, लेकिन उससे पहले कल रात को आपने देखा एग्जिट पोल आए अलग अलग चैनलों के, और सबसे मजेदार है कि जितने भी चैनल थे नाम सबके बस अलग अलग थे, लेकिन सबका काम एक था, यानी सबके एग्जिट पोल एक ही आए हैं। सब राजा ने कहा रात है तो रात है, मंत्री ने कहा रात है तो रात है, संतरी ने कहा रात है तो रात है, रानी ने कहा रात है तो रात है। ये सुबह सुबह की बात है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा था दोस्तों। ये आपने सुना होगा ये शेर या जो भी कह लें, और यही कल दिखाई दे रहा था। एक बार कह दिया गया कि 370 सीटें आएंगी बीजेपी की, तो सब 370 के आसपास लग गए। कह दिया कि एनडीए की 400 से ऊपर सीटें आएंगी, तो सब 400 से ऊपर लग गए, और सब ने 370 से 400 के बीच एग्जिट पोल दिखा दिया। ये इस ढंग से एग्जिट पोल कल दिखाए गए हैं। आप जितने भी चैनल उठा लीजिए डीबी लाइव को छोड़ करके, जितने भी चैनल उठा लीजिए, सबको देखिए, सबके एग्जिट पोल को जरा नजदीक से देखिए, और उन एग्जिट पोल्स में यह भी देखिए कि कई जगह पे कांग्रेस लड़ी 9 सीटों पे और दिखा रहे हैं कांग्रेस 14 सीटों पे लीड कर रही है। यह भी है, तमिलनाडु की बात कह रहा हूं। और ऐसे कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ एक कैंडिडेट्स लड़े समाजवादी पार्टी से, अब बता रहे हैं भाजपा से, भाजपा की जीत, तो ये भी है। तो इस ढंग से अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं कि परिस्थितियां कैसी होती हैं और कैसे एग्जिट पोल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सबके एग्जिट पोल एक ही होंगे ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। लेकिन चलिए ठीक है, जब कह दिया गया, क्योंकि इस बार न 2014 की स्थिति थी धरातल पे, और न ही इस बार 2019 की स्थिति थी जहां पर पुलवामा जैसी घटना घटी थी 2019 में, तो यह सब कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी एग्जिट पोल में क्या कुछ हो रहा है ये आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां कि जो रिजल्ट आएंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, और अगर रिजल्ट भी उसी हिसाब से आते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो चुनाव आयोग के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो उंगलियां ज्यादा उठेंगी, और दूसरी बात ये जो महत्वपूर्ण बात कि अगर जनता चाहती है कि अगर राजा ने कहा रात है
तो रात ही कहें हम तो ठीक है, अच्छी बात है, रात कहिए बहुत अच्छी बात है, सुबह भी रात कहिए और गुड मॉर्निंग की जगह गुड नाइट कहिए, ये आपके आप सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वह मज़ेदार बात यहाँ पे है दोस्तों कि आज जब हम विधानसभा चुनाव सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के रिजल्ट पर चर्चा कर रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी 10 सीटों पे 50 सीटों पे ही मतदान हुए, क्योंकि 60 सीटों की ये विधानसभा, उसमें से 10 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी थी, क्योंकि सामने वाले जितने भी थे वो सब बैठ चुके थे। जो खरीद फरोख्त की राजनीति की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से हुई थी, जो आगे बढ़ के पहुंची उधर गुजरात में सूरत, और उसके बाद पहुंची उधर मध्य प्रदेश में इंदौर, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में ही खजुराहो भी पहुंची थी। तो 4 स्टेट, मतलब 4 सीटें, 4 नहीं बल्कि कहें तो 13 सीटें, 10 सीटें विधानसभा की और 3 सीटें लोकसभा की, खजुराहो, सूरत और इंदौर, इनमें वो खेल करने की कोशिश हुई और वो खेल किया भी गया। ये आप लोगों ने देखा कि क्या स्थितियां वहां पे उत्पन्न हुई हैं। लेकिन यहां चूंकि 60 में से 50 सीटें ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। इस लोकतंत्र में निर्विरोध एक नहीं बल्कि आप 10 सीटें जीत जाते हैं, तो आप समझिए चमत्कार किस चीज का है। ये मनी पावर है या मसल पावर है या दोनों है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से हिंदुस्तान का सूर्योदय होता है। आप जानते हैं अरुणाचल, अरुण मतलब सूरज, सूरज का उदय यहीं से, सूर्योदय सबसे पहला सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश से होता है। और इसीलिए सुबह सुबह 8 से नहीं बल्कि 6 बजे से यहाँ काउंटिंग शुरू हो गई थी। और ऐसे ही दूसरी तरफ सिक्किम आप देख रहे हैं। इन सबको आप दोनों राज्यों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में राजनीति की बयार क्या है। एक बार फिर से आना चाहता हूं दीपक जी, जरा आपसे समझूं, चाहे वो एग्जिट पोल की बात हो या देश की राजनीति की बात हो और उसमें सूचिता की बात हो, इन सबको कैसे देखा जाए। दीपक जी शायद स्टिल हो गए हैं, नहीं उनका वीडियो स्टिल हो गया है, कोई बात नहीं। तो दीपक जी जैसे जुड़ते हैं हम दीपक जी के पास आएंगे। अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 55 सीटें और 55 से एनडीए, 55 में से 43 सीटें एनडीए के खाते में और 12 सीटें अदर्स के खाते में। इंडिया यहाँ 0 है। सिक्किम में भी इंडिया और एनडीए दोनों 0 है। और सिक्किम में आप देखिए कि 31 सीटें एसकेएम और 1 सीट एसडीएफ के खाते में। एक बार जरा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। दीपक जी आ रही है आवाज मेरी? दीपक जी के पास नहीं जा रही आवाज, लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप ओवरऑल जो देश में पॉलिटिकल सिनेरियो उसका? देखिए राजीव, देश का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है और 4 जून को जिस तरह सुबह मतगणना शुरू होगी उसके बाद फिर देश का माहौल और बदलना शुरू हो जाएगा। और कुल मिलाकर के जो हम लोगों का एग्जिट पोल है राजीव जी, मुझे लगता है कि उसमें मतलब वो लगभग जो है वो एग्जैक्ट पोल के में बदलता हुआ नजर आएगा, मतलब परिणामों में वो बदलता हुआ नजर आएगा। जो सूचना है जिस तरीके से हम लोगों की टीम ने जिस तरीके से काम किया उससे इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। और देश का परिदृश्य निश्चित तौर पर बदलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से बेचैनी राजनीति देखी जा रही है। ये जो मुख्य धारा के मीडिया जो कहा जाता है उसके जो एग्जिट पोल है, ये सिर्फ एक तरीके से कहा जाए दबाव बनाने की जो रणनीति होती है उस रणनीति के तहत है। और दूसरा शेयर बाजार को थोड़ा सा लाभ पहुंचाने की स्थिति है, उसके लिए इसको किया जाता है, तो वो उसको किया जा रहा है। लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ रही है। वरना जिस तरीके से जयराम रमेश ने कल ट्वीट किया कि भाई 150 डीएम या कलेक्टर्स को जो है अमित शाह सीधे सीधे फोन करके धमका रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 150 डीएम को अगर धमकाया जा रहा है राजीव जी, तो इसका क्या मतलब है। 150 सीटें तो इस मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद हारी हुई मान रही है जो धमकाया जा रहा है वहां के डीएम को। तो ये अब बहुत सी चीजें गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएंगी, लेकिन उस गड़बड़ी की काट करने के लिए, उसको रोकने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मुस्तैद है और मजबूती के साथ वो डटा हुआ है। उनकी कल बैठक हो चुकी है इंडिया गठबंधन की और उसमें सारी रणनीति तय हो चुकी है कि किस तरीके से गड़बड़ियां जो है वो रोकी जानी है और किस तरीके से अधिकारियों को और प्रशासन चुनाव आयोग को निष्पक्ष बने रहने के लिए मजबूर किया जाना है। तो बहरहाल बहुत दिलचस्प मामला होगा राजीव जी 4 तारीख को देश के अंदर।
कुल मिला के अभी जो है कयासों के दौर जारी रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स लाए गए हैं तो वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में जो है उसको लेकर के आया गया उनको। तो ये जी मनोवैज्ञानिक युद्ध से ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी अंदर से हालत जो है वो पतलून जो है वो कहा जाए वो भारतीय जनता चलिए, पार्टी की बिल्कुल वो ढीली बिल्कुल हो। बिल्कुल आता हूं आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के रिजल्ट आज घोषित हो रहे हैं और काउंटिंग का दिन। अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 10 सीटें ऑलरेडी बीजेपी पहले ही जीत चुकी है निर्विरोध, और यहीं से शुरुआत हुई थी कुछ एक्सपेरिमेंट की, और उसमें से निर्विरोध जीतने के जो एक्सपेरिमेंट थे उसकी शुरुआत आपने देखी थी, जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंदौर तक पहुंची थी। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये भी देखा था कि अरुणाचल से वाया खजुराहो और उसके बाद सूरत होते हुए इंदौर तक क्या कुछ रहा। लेकिन ज़रा आपसे समझूं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, देश की जो वास्तु स्थिति है, पॉलिटिकल स्थिति, उस पर आपका क्या कहना है? राजीव जी, पहली बात तो ये इलेक्शन कमीशन की बड़ी विफलता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में 60 की विधानसभा में अगर 10 लोग निर्विरोध चुन जाते हैं तो रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया पहले ही। तो ये इलेक्शन कमीशन की बड़ी विफलता है, जिस तरह सूरत में हुआ, जिस तरह से कोशिश की गई इंदौर में करने की, लेकिन कामयाब भी रहे उसमें, चुनाव वहाँ हुआ। तो और सिक्किम में भी आप देखिए कि यही एक औपचारिकता रह गई है केवल काउंटिंग की, और 10 को किया तो 20 को भी कर सकते थे। सिक्किम या जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, देखिए वो तो डिपेंड करते हैं केंद्र पे बहुत ज़्यादा, जिसकी केंद्र की सरकार होती है वहाँ पे चले जाते हैं। और अरुणाचल और सिक्किम की भी यही कहानी है। और अगर 60 में से 10 निर्विरोध चुन जाएंगे तो ये डेमोक्रेसी का, इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पूरे देश की राजनीति को, केवल राजनीतिक पार्टियों को नहीं, सिविल सोसाइटी को, पत्रकारों को, समाज को, जुडिशरी को, सिविल सर्विसेज को सोचना होगा कि क्या हम इस संविधान को का सम्मान कर रहे हैं जो इतने संघर्ष के बाद मिला था। ये सवाल देश के सामने है। कल के एग्जिट पोल से भी ये सवाल सामने आया है कि क्या हम इस संविधान को बचा पाएंगे। अगर इस तरीके से होंगे एक तरफा चुनाव, तो फिर काउंटिंग एक महज औपचारिकता है। फिर तो जो जैसे चुनाव नॉर्थ कोरिया में होते हैं, जैसे चुनाव रूस और चीन में होते हैं, हम उसी तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। और अरुणाचल के चुनाव उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरीके से वहां पे निर्विरोध इतनी बड़ी संख्या में हो गए। जाहिर सी बात है कि चुनाव में कोई अपने आप नहीं बैठ गया होगा, या मतलब क्या अरुणाचल का समाज इतना पॉलिटिकल सिस्टम मर गया है कि वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं मिले बीजेपी के खिलाफ? ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि उनको कोई ना कोई प्रलोभन, कोई ना कोई दबाव पड़ा होगा, और तभी ऐसा हुआ है। तो और ये मैसेज देने की जो है तरीका है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया को कि देखो हम इतनी दबंगई कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, इतना दबाव हम डाल सकते हैं कि कोई हमारे खिलाफ चुनाव में भी ना खड़ा हो। यही बात पुतिन करते हैं रूस में जी। इसकी हिम्मत होती है उनके खिलाफ चुनाव में लड़ने करने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास, पूर्वोत्तर को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, और ओवरऑल राजनीति, देश की राजनीति, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में ये जो हुआ है कि 10 लोगों का पहले ही निर्विरोध चुनाव हो गया है, इससे भी एक बहुत ज्यादा घातक प्रयोग जो है वो पूर्वोत्तर में हो चुका है राजीव जी। जी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन प्रशांत जी प्लीज अपनी बात रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि राजीव जी की अगर देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अब जागना होगा, और तुरंत जागना होगा, क्योंकि अभी केवल 2 दिन का वक्त है, आज का और कल का, कि किस तरीके से देश का पॉलिटिकल सिस्टम रिएक्ट करता है। जो बाकी मीडिया में एग्जिट पोल गए हैं, भेजे गए हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल हुआ है, वो एक संदेश है
और दूसरा संदेश जो आज सुबह से आ रहा है सिक्किम और खासकर अरुणाचल से, सिक्किम से और अरुणाचल से, कि किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम देश में आ चुका है। अगर इसको अभी इस पे कार्रवाई नहीं हुई, इस पे अगर अभी लोकतांत्रिक संस्थाओं ने अभी भी सोते रहे, पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी सोता रहा, तो बड़ा मुश्किल होगा भारत के इस संविधान को बचा पाना। फिर हम तो धीमे धीमे चल रहे हैं उसी तरफ जहां पे वन पार्टी इलेक्शन ही होगा जी। और मीडिया खरीदा जा चुका है, ब्यूरोक्रेट्स दबाव में है, ईडी सीबीआई से अपोजिशन पार्टीज खत्म हो चुकी है। तो ये सिलसिला जो है चल पड़ा है और ये सिलसिला देश की लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। और अगर अभी नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये पानी सर के ऊपर जा चुका है, ये बात कई लोग कह भी रहे हैं प्रशांत जी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ रिजल्ट की भी बात भी हम बीच बीच में करते चले। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों की विधानसभा है और 60 में से 55 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 55 सीटों के रुझान में बीजेपी को इस वक्त एनडीए को कहें तो 43 सीटें, इन 43 में से 43 सीट्स में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में ऑलरेडी पहले जा चुकी हैं और 12 सीटें जो हैं ये अदर्स के खाते में है। ये अरुणाचल प्रदेश का सूरत हाल है। और उसके अलावा और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है सिक्किम में एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये सत्ता पर काबिज भी है 2019 से और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इनसे पहले पवन कुमार चामलिंग थे जो लगातार 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे और एसडीएफ यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वो मुखिया रहे। और इस बार भी अभी जो एसडीएफ को एक सीट दिखाई दे रही है ये वही सीट है, उन्हीं वाली सीट है। अदरवाइज ये 32 में से 31 सीटें एसकेएम के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि हमारे जो साथी नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, सेंटर के हैं, सेंट्रल इंडिया के हैं, उनको पूर्वांचल के ये दो राज्य उनके लिए ज्यादा मायने न रखते हों, लेकिन पूर्वांचल माफी चाहूंगा पूर्वोत्तर के ये राज्य, लेकिन पूर्वोत्तर जो है वो हमेशा दिल्ली की तरफ क्यों देखता है? ये सवाल जब मैं पूर्वोत्तर में घूम रहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब कवरेज के लिए गया था तो वहां जरूर पूछता था लोगों से कि आप लोग आपके यहां जो सरकारें बनती बदलती गिरती हैं उठती हैं ये सरकारें आखिर दिल्ली पर डिपेंड क्यों रहती हैं? तो उनका साफ साफ यही कहना होता था कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है उस पर सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है यानी केंद्र सरकार उसका ध्यान रहे। इसलिए मगर यहां पर सबसे बड़ी बात कि क्या ऐसा कुछ होता है? क्योंकि पूर्वोत्तर की सड़कों को देखिए, पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट को देखिए तो लगता है कि पिछले 5 साल 10 साल में वहां पर कुछ डेवलपमेंट उस हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। सड़कें जो हैं वो हैं ही नहीं कई जगह पे। तो ये स्थितियां हैं। उसके बाद भी अगर आप दिल्ली की तरफ देखते हैं, उसके बाद भी आप दिल्ली के हिसाब से वोट करते हैं। दिल्ली में किसी की भी सरकार रहे, मैं उससे लेना देना मेरा नहीं है और न ही मैं उस पर जा रहा हूं कि दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो उसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूं या दिल्ली में अगर मनमोहन सिंह की सरकार है तो उसके खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि आप अपनी एंटिटी खुद क्यों नहीं बनाते। हालांकि सिक्किम इसमें आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा हो या सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो, दोनों सिक्किम की लोकल पार्टियां हैं और दोनों 25 साल तक तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यहां शासन किया, पवन कुमार चामलिंग ने शासन किया है। अब यहां से प्रेम कुमार तमांग जो है वो रूल कर रहे हैं। अब ये वहां के लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है जहां 60 सीटों की विधानसभा और उन 60 सीटों में से 50 सीटें पहले ही निर्विरोध बीजेपी के खाते में चली जाती हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए यहां ये चर्चा है। देश की राजनीति बहुत अजीबोगरीब स्थिति में कई बार चली जाती है और ये समकालीन, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं। इसमें पूर्वोत्तर अछूता नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर जो है वो बार बार अपने आप को क्यों दिल्ली की तरफ देखते हुए
इधर नजरें गड़ाए हुए और मुंह टिकाए हुए क्यों दिखाई देता है? डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, आप अपनी बात शुरू कर रहे थे लेकिन आपकी आवाज बंद हो गई थी, वीडियो डाउन हो गया था, जरा अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, एक बात और है कि केंद्र के ऊपर इनकी निर्भरता का एक बहुत बड़ा कारण सांस्कृतिक भी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि वो पूर्वोत्तर जो 7 बहुत खूबसूरत राज्य हैं, बड़े शांतिपूर्ण राज्य है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे विभाजनकारी और अलगाववादी आंदोलन हुए, वो एक अलग बात है, लेकिन कुल जमा वहां के लोग बड़े कल्चर्ड है, बहुत ही सांस्कृतिक रूप से सभ्य है। वहां के गांवों की आप साफ सफाई देखिए, वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां के लोगों के बातचीत करने का तरीका देखिए। लेकिन भारत में जो शेष हिस्सा है भारत में, उसको कोई बहुत अच्छे से अपने में समाहित कभी भी नहीं किया राजू जी। आज भी जो है लोगों को मेघालय और नागालैंड के बीच का फर्क नहीं पता, और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का फर्क उन्हें नहीं पता आम भारतीय लोगों में। तो कुल जमा और कई जगह पे जैसे यहाँ के पूर्वोत्तर राज्य के छात्र भी जो रहते हैं, जैसे आप चलिए दिल्ली में बड़ी संख्या में वहां के बच्चे पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, डीयू में पढ़ते हैं या कुछ और जगह पढ़ते हैं, तो उनके साथ भी कोई बहुत अच्छा सुलूक नहीं होता है। इसलिए उनको लगता है कि हमारी एक कोई कस्टोडियन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है तो केंद्र सरकार हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ की आप भौगोलिक परिस्थितियां अगर देखते हैं तो यहाँ के सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो बहुत सारे विदेशी सीमाएं भी लगती है उससे, तो उसके कारण भी उनको लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है कि हमें पता नहीं कब केंद्र की जरूरत पड़ जाए, कब केंद्र का वो हो जाए, तो इसलिए वो केंद्र सरकार के ऊपर अधिक आश्रित रहते हैं। वो पहले से देखते परखते रहते हैं कि कौन सी सरकार केंद्र में आ सकती है या आएगी, उसके साथ उनका पहले से एक संबंध जो है वो बनता है। हालांकि ये बात सही है आपने जो कहा कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक तरह से उनको पूरा शरण देने या उनको पूरा का पूरा एक तरह से संवर्धन करने के सारे उपाय जो है वैसे फलीभूत नहीं हुए, वैसा फायदा हमको पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को नहीं मिलता। पर्यटन के भी हिसाब से आप देखिए, जिस प्रकार से लोग जयपुर जाते हैं, आगरा जाते हैं या बहुत जगह दूसरी जगह जाते हैं, गोवा जाते हैं, पूर्वोत्तर में अभी अभी पिछले कुछ समय से जो है लोगों की पर्यटन में रुचि बढ़ी है। वरना पर्यटन के भी हिसाब से जम्मू कश्मीर में जैसा लोगों को भेजा जाता था वो जाते थे, या अन्य पहाड़ी हिमाचल प्रदेश हुआ या उत्तराखंड हुआ, वैसा पर्यटन विकसित वहां भी नहीं हो पाया था। उसका एक कारण शायद ये हो सकता है कि भाषा की ज्यादा बड़ी समस्या, या वहां के लोग भी बहुत ज्यादा नहीं चाहते कि बाहर के लोग आए और दखलंदाजी करें, लेकिन वो भी बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो ये ऐसे कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई खतरा नहीं लेना चाहते। उनको धन की बहुत हमेशा आवश्यकता पड़ती है, उनके अपने रिसोर्सेज बहुत कम है, तो केंद्र की ओर उनका केंद्र का मुंह देखना उनके लिए लाजमी है। ये बात जरूर है कि विपक्ष का भी उतना ही बड़ा योगदान होना चाहिए उनको विकसित करने का। और सही मायने पूछे तो पूर्वोत्तर राज्यों को जो पहचान दिलाई है, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन या वहां पे बड़े बड़े जो पीस अकॉर्ड्स हुए, चाहे वो नगा के साथ हुआ या दूसरे राज्यों के साथ हुआ, उसमें कांग्रेस का ही बड़ा हिस्सा है। और कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत के साथ मिलाने में, सामंजस्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जो कांग्रेस निभाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का भी वर्चस्व धीरे धीरे जो है वो छूटता गया। वरना ऐसा कोई कारण नहीं था कि असम जैसे राज्य में, असम का भी बड़ा विकास जो है कांग्रेस के दौरान नहीं हुआ, चाहे वहां पे रिफाइनरीज वगैरह लगाई गई गोंगई गांव वगैरह में। तो ये जो विकास का काम हुआ है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी ऐसा लगता है कि उस प्रकार से पकड़ नहीं बना के रखे गई पूर्वोत्तर राज्यों में। और दूसरी बात ये भी है कि शेष भारत की जो राजनीति है उसमें पूर्वोत्तर राज्यों का वैसा बड़ा दखल आपको बहुत कम दिखता है जैसे कि बाकी हिस्सों का होता है। बहुत कम नेता होते हैं जो हमको लगता है कि केंद्र में आके थोड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हाल के दिनों में जैसे चर्चित किरण रिजिजू हुए हैं, या पीए संगमा थे, फिर उनकी बेटी अगाथा संगमा थी, ऐसे बहुत कम लोग पूर्वोत्तर राज्यों से यहाँ पर आकर जो है बड़ा नाम उन्होंने कमाया। हाल के दिनों में देखिए तरुण गोगोई जो है, गौरव गोगोई जो है, वो भी एक केंद्र मुख्य राजनीति में केंद्र की। तो ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बात सही है आपकी कि थोड़ी बहुत उपेक्षा भी हुई है और वहां पे विकास कार्य वैसे नहीं हो पाए जैसे कि उनको आशा थी। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चाहे किसी की भी सरकार बने, पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको अपने शेष भारत के साथ समाहित करने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वोत्तर की बात हम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीटें, एसडीएफ के खाते में 1 सीट, इंडिया और एनडीए कुछ भी नहीं यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 60 में से 56 सीटों के रुझान आ चुके हैं और एनडीए के खाते में 44 और अदर्स के खाते में 12 सीटें। और इसमें से आप जान लीजिए कि 44 में से 10 सीटें पहले ही निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, यानी कि बचती हैं 34 सीटें। उन 34 सीटों पे एनडीए या बीजेपी कह लें तो ये आगे है और ये रुझान है और 10 सीटों के रिजल्ट इसमें ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के आए हुए हैं। तो 60 में से 56 सीटों के रुझान यहां अरुणाचल प्रदेश के और सिक्किम के 32 में से 32 सीटों के रुझान, जिसमें से 31 और 1 एसडीएफ, ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश और हम सिक्किम की बात, लेकिन इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात हम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के जो ये राज्य हैं, आप जानते हैं कि 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। सिक्किम को मिलाकर के लगभग 8 राज्य ऐसे, क्योंकि उसमें असम भी ले लीजिए तो असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये तमाम राज्य, सिक्किम, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत प्रदेश हैं ये, और छोटे छोटे प्रदेश लेकिन हरे भरे प्रदेश हैं, पहाड़ है, हिमालय है और ग्रीन हिमालय इस एरिया में कहते हैं, क्योंकि हिमालय 2 तरह के हैं। हिमालय रेंजेस जो बहुत लंबा ऊपर भारत के चोटी की तरह हम देखते हैं, अगर आप भारत के नक्शे को देखिए तो उसमें, और जो ग्रीन पार्ट हिमालय का है वो इधर पूर्वोत्तर की तरफ आपको दिखाई देता है। और जो हिमालय पे जो बर्फीला जो एरिया है, यानी कि जो बर्फ वाला पार्ट है, वो आपको इधर जैसे जैसे उत्तर की तरफ आते हैं, जिसमें कश्मीर भी है, उस साइड आपको दिखाई देता है। हिमालय का जो एवरेस्ट वाला पार्ट है वो आपको नेपाल के ऊपर दिखाई देता है। तो ये सब कुछ है और इन सब के बीच बहुत ही खूबसूरत प्रदेश। लेकिन इन प्रदेशों के विकास की बात अगर की जाए तो विकास में कहीं ना कहीं ये पिछड़ते हुए नजर आते हैं और वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोगों का विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और वो वहाँ पर वैसा दिखाई नहीं देता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे ये होती है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, केंद्र की भी, वहाँ की भी सरकारें आती जाती हैं, लेकिन केंद्र के साथ गलबैयाँ करते हुए वहाँ की जो लोकल सरकारें हैं वो दिखाई तो देती हैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर यही है कि ये जिस उम्मीद से विकास के लिए झोली फैलाए हुए नजर आते हैं, वैसा इनके सामने इनके लिए होता नहीं है। ये दिखा है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। चूंकि आज रिजल्ट का दिन है और इन सब बातों को आज करके कोई इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन एक कहा जाए तो एक विश्लेषण के लिए, एक विश्लेषक होने के नाते विश्लेषण यहाँ ज़रूरी है कि प्रदेश में, इन प्रदेशों में, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो मिजोरम हो, मणिपुर हो या मेघालय हो, नागालैंड हो, इन राज्यों में जो चल रहा है, त्रिपुरा हो, इन राज्यों में क्या कुछ होता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिक्किम की तस्वीर है, हमारे तीनों साथियों के ऊपर जो आप देख रहे हैं सिक्किम की तस्वीर, और वहीं पर इसी जगह पे काउंटिंग, ये काउंटिंग सेंटर है और यहीं पर काउंटिंग हो रही है। और सिक्किम की 32 सीटों के लिए इसी एक जगह पर काउंटिंग हो रही है और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट पर, यहाँ पर क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो 31 सीट पे, जबकि एसडीएफ 1 सीट पर आगे है। ये हम सिक्किम का सूरत हाल। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 56 सीटों पर अरुणाचल प्रदेश में अभी तक रुझान आए हैं। 56 सीटों में से 10 सीट जीत चुकी है, 46 सीटों के रुझान कह सकते हैं आप, और टोटल 56 में से 44 सीटें बीजेपी या एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोनों राज्य एक तरफा यहां रिजल्ट जो वहां सत्तारूढ़ दल है उसके पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। प्रशांत टंडन जी, एक बार फिर से आना चाहूंगा, सत्तारूढ़ दल की तरफ ये रुझान दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ रुझान कल भी आए हैं जो इसके हैं, एग्जिट पोल के हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, सिक्किम में तो देखिए एसकेएम जो है वो लीड कर रहा है और एकदम क्लीन स्वीप है उसका, लगभग पूरी विधानसभा पे ही कब्जा है। 1 सीट केवल नाम मात्र की एसडीएफ को है
और एसडीएफ जो कि रूलिंग पार्टी थी, और वहाँ पे बीजेपी को भी एक भी सीट मिलती दिख नहीं रही है, जबकि बीजेपी को पिछली विधानसभा में 8 सीटें थी। अब वो मुझे नहीं इस वक्त ख्याल आ रहा है कि वो 8 सीटें उन्होंने जीती थी या लेकर आए थे, लेकिन 8 सीटें दिखती हैं ऑनलाइन अगर देखते हैं तो। अब एसकेएम का मुझे पता नहीं कि वो एनडीए में अब है कि नहीं, 2019 में तो ये एनडीए में थे। दूसरी बात, जहां तक बाकी देश के एग्जिट पोल की बात है, आज सुबह मेरी कुछ राजनीतिक पार्टियों से बात हुई, सब लोग बहुत हतप्रभ हैं और कोई भी इसको विश्वास नहीं कर रहा है। जो कल टीवी मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिए हैं उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। डीबी लाइव का एग्जिट पोल काफ़ी शेयर हुआ है, लगभग 2.5 मिलियन लोग उसको अभी तक देख चुके हैं और काफ़ी चर्चा में है वो। अब देखना है कि वो 4 तारीख को होता क्या है। एक इसकी आशंका राजीव जी पहले से थी इस एग्जिट पोल की, जो टीवी मीडिया में आया, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने 4 या 5 दिन पहले ही एक पॉडकास्ट में ये कह दिया था कि 300 पार का एग्जिट पोल जो है वो दे दिया गया है, पहले से फिगर दे दी गई। अब इसका मकसद जो भी हो, इसका मकसद हवा बनाना है, इसका मकसद ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना है, इसका मकसद अपोजिशन पार्टीज को और उनके जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको डिमोरलाइज करना है। ये तमाम सारे मकसद हो सकते हैं। और दूसरा एक मकसद ये भी हो सकता है जिसकी बहुत आशंका पॉलिटिकल सर्कल्स में है कि एक तरीके से अगर कोई मैनेजमेंट हुआ है, कोई हेरा फेरी हुई है, तो उसकी स्वीकारोक्ति जो है वो इस एग्जिट पोल के जरिए ले ली गई है जी। क्योंकि ये एग्जिट पोल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो, और दूसरे की जो ये मीडिया है जिसने दिखाया, इन दोनों के बीजेपी से गहरे रिश्ते हैं, तस्वीरें हैं साथ में इन एग्जिट पोल वालों की, उनके लिए वो काम करते हैं और इनका रिकॉर्ड रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने का काम करते हैं जी। और अक्सर गलत भी होते हैं। कर्नाटक में ये गलत थे, बंगाल में ये गलत हुए थे, हिमाचल में ये लोग गलत हुए थे, तेलंगाना में ये लोग गलत हुए थे। इन सब जगह ये लोग बीजेपी की सरकारें बना रहे थे। तो ये सही तभी होते हैं जब जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बन जाती है, तब ये शोर मचाते हैं कि देखिए मेरा एग्जिट पोल सही हो गया। लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, बंगाल, इन सब जगह ये लोग गलत साबित हुए क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं बनी। तो इन एग्जिट पोल वालों का रिश्ता इसलिए बीजेपी से साफ साफ दिखाई देता है और मकसद यही है कि एक हवा बनाई जाए देश भर में, ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज दिया जाए। कल हम लोगों ने देखा कि नेशनल हेराल्ड में खबर आई जिसपे जयराम रमेश ने भी आपत्ति जाहिर की कि अमित शाह ने बहुत सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को फ़ोन किए हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है कि अगर गृह मंत्री इलेक्शन के बीच में रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन कर रहा है तो सीधा सीधा ये हस्तक्षेप है चुनाव की प्रोसेस में। और चुनाव तक रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ सेक्रेटरी सब लोग चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं, वो गृह मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम सारी चीज़ें जो स्टेट के अंदर हैं, गृह मंत्री का सीधे फ़ोन करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। लेकिन अगर ये खबर सही है जिसका डिनायल नहीं आया है, अमित शाह की तरफ से कोई खंडन नहीं आया, अभी तक मैंने देखा नहीं कि उन्होंने खंडन किया हो कि जी मैंने फ़ोन नहीं किए, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, अब जो बातें सामने आ रही हैं कि कल जय माकन ने भी एक ट्वीट करके बताया कि अब जो काउंटिंग एजेंट हैं वो टेबल पे नहीं बैठेंगे। हमने कितनी काउंटिंग देखी, वो टेबल में सामने ही बैठते हैं जहाँ पे वो ईवीएम का जो स्टोरेज है वो खोला जाता है, कंट्रोल यूनिट खोली जाती है ईवीएम की और वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है। वो वहाँ पे सामने रखा जाता है और वो बोलता है उसमें से जो वो डेटा आता है कि वो इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, और वो
विजिबल डिस्टेंस में होता है, यानी आप सामने बैठकर देख सकते हैं कि जो वो बोल रहा है वही वो मशीन में भी दिख रहा है। तो अब उनको अगर काउंटिंग एजेंट को विजिबल डिस्टेंस से दूर रखा जा रहा है तो ये तो उचित नहीं है, ये फेयरनेस नहीं है, ये धांधली की तरफ इशारा करता है कि जो भी वो बोलेगा काउंटिंग का जो ऑफिसर बैठा हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज तो इतवार है, लेकिन फिर भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये अर्जेंट मैटर है, पॉलिटिकल पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कराना चाहिए, चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कराना चाहिए। चुनाव के दिनों में चुनाव आयोग संडे को भी काम करता है, तो चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कराना चाहिए कि ये रिटर्निंग ऑफिसर कैसे कर रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट को, पॉलिटिकल पार्टी के काउंटिंग एजेंट को मशीन, जो काउंटिंग मशीन है उसके विजिबल डिस्टेंस से अगर आप दूर रख रहे हैं जी, तो बड़ी दिक्कत है। फिर तो मतलब फिर फेयरनेस कहाँ है? फिर तो न ट्रांसपेरेंसी है न फेयरनेस है। तो पूरे इलेक्शन के कंडक्ट में बड़ा गोलमाल है और ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है कि उन्होंने इसको इलेक्शन को एक निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट नहीं किया शुरू से लेकर अंत तक। और बहुत आलोचना हो रही है कि कितनी गर्मी में चुनाव कराए हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई हैं, कितने चुनाव की ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की मौतें हुई हैं गर्मी की वजह से। तो चुनाव आयोग का रवैया राजीव जी बहुत ही, जिसको कहें कि खेदजनक रहा है, शर्मनाक रहा है। और चुनाव खत्म होने के बाद अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, पत्रकारों से ना मिले, सवालों के जवाब ना दे। तो ये तो कोई हम ऑटोक्रेटिक रिजीम में ऑलरेडी जा चुके हैं क्या? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मीडिया के एग्जिट पोल को तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जिनसे भी सुबह सुबह से बाहर मेरी बात हुई है, रात में बात हुई है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो जी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे बात भी करेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे। कुछ लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप आइए और बोलिए। पॉलिटिकल पार्टीज को जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, कांग्रेस पार्टी ने कल फैसला किया था, परसों फैसला किया था कि वो एग्जिट पोल में नहीं जाएंगे जी, टीवी डिबेट में। कल वो फैसला इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद रिवाइज हो गया जी, कि वो जाएंगे। और जाकर क्या किया? जाकर अपनी बेइज्जती करवाई वहां पे कि एक ऐसा एग्जिट पोल जा रहा है जो कि बिल्कुल प्रायोजित है पहले से। और हम लोगों ने, राजीव जी, डीबी लाइव ने आगाह कर दिया था, 3 दिन पहले आगाह कर दिया था जी, कि ऐसा होगा। और एक जैसे एक रेंज दे दी गई है। और उसके बाद भी अगर आप देखिए कि ये विपक्षी पार्टियां उन्हीं चैनलों को इंटरव्यू देंगी, उन्हीं चैनलों के स्टूडियो में जाके बैठेंगी, तो इसका मतलब है विपक्षी पार्टियों को भी इस लोकतंत्र के ऊपर हमले को लेकर बहुत चिंता नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट मीडिया को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही हैं। कल जो आपका हमारा लाइव हुआ है एग्जिट पोल का, उसको लगभग 2.5 मिलियन लोग अभी भी देख चुके हैं जी, हजारों लोग जुड़े हुए थे। तो डीबी लाइव को अगर 1 करोड़ लोग रोज देखते हैं, लेकिन फिर भी ये विपक्षी पार्टियां ये तय करती हैं कि उनको वहां बैठना है जो कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाता है, तो उनको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं और क्या कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस विषय में हम लोगों ने चर्चा पहले कर ली थी कि ये क्या होने जा रहा है एग्जिट पोल में। सब जो कहा गया है 300, अब की बार 370 और 400 पार, और उसी हिसाब से पर्ची बांटी जाएगी और वही निकाला जाएगा, वही दिखाया जाएगा। वही तो दिखा कल, बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो ये सब कुछ क्या प्री प्लान्ड है? ये एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि परिस्थितियाँ बिल्कुल दूसरी तरफ दिखाई देती हैं, चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या ये दोनों रिजल्ट तो सामने हैं ही। और अरुणाचल प्रदेश को आप याद कीजिए, यहाँ से चुनाव की शुरुआत होती है और 10 कैंडिडेट पहले ही निर्विरोध, यानी कि उनके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो बैठ जाते हैं।
मतलब इस लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता था, 200 कैंडिडेट खड़े रहते थे। आप याद कीजिए कि वाराणसी में क्या हुआ कि मात्र 6 कैंडिडेट रह गए और सारे कैंडिडेट धीरे धीरे करके या तो बैठ गए या उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी नजर आई और उन लोगों को बैठा दिया गया। तो ये भी है, इस जो आप कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत जी, ये डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को हम किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो परिस्थितियां बनती थी, अभी तक जिस हिसाब से देश चलता आया है, उसमें एक पार्ट अगर हम इमरजेंसी, जो घोषित इमरजेंसी थी हमारे देश में, इंदिरा गांधी ने जिसे लगाया था, उस इमरजेंसी के अलावा हमारे देश में बहुत कुछ सारी चीजें सुचारू ढंग से चलती हुई नजर आई। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाक्रम को हमने देखा। हमने बाबरी विध्वंस को देखा, राम मंदिर उफान पे था, वो मामला भी देखा। हमने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन देखे। इस देश ने कितने आंदोलनों को देखा है। लोकतंत्र में लोग जो है वो बाहर निकल के, इसी देश में, ज्यादा पीछे मत जाइए, किसानों के आंदोलन को हमने देखा, सब कुछ देखा। लेकिन क्या सब चीज को दबा करके ही राजनीति होती है? क्या इन तमाम चीजों को, आपकी आवाज को बंद करके ही, जुबान पर ताला लगा करके ही राजनीति होती है? क्या राजनीति जुबान खोलकर या खुले जुबान से अपनी आलोचना सुनकर नहीं की जा सकती है? ये सारे सवाल आने वाले समय में और पूछे जाएंगे, मुखरता के साथ पूछे जाएंगे। और ऐसे में जब जो मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो एक वाजिब सवाल है कि मीडिया क्या कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद को मीडिया कहता है, हालांकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कोई है नहीं। इस चीज को मैं कतई स्वीकार नहीं करता हूं। मीडिया का काम कोई चौथे स्तंभ का नहीं है। मीडिया का काम सूचनाओं का और सही सूचनाओं का आदान प्रदान है। और अगर मीडिया उतना ही कर ले मात्र, तो बहुत इस देश का भला हो जाएगा। लेकिन सही सूचनाओं का आदान प्रदान न करके उसके पास जो सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसी सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम, सिर्फ फॉरवर्डिंग मोड पे अगर मीडिया बैठा रहेगा तो यह गलत है। और वही दिखाई देता है, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, इन सबको आप देखिए, ये तीन ऐसे अंग हैं जिनको सुचारू ढंग से, जिनको एक दूसरे पर आंखें, नजरें गड़ाए हुए काम करना चाहिए, वो भी नजर नहीं आता। आप प्रशांत जी सही कह रहे थे अभी कि आज की तारीख में, आज रविवार है, लेकिन आज भी वेकेशन कोर्ट चल रहा है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट को इस पर हस्तक्षेप शायद लेना चाहिए, या जो कुछ खामियां रह रही हैं उस पर कहीं ना कहीं डायरेक्टिव देना चाहिए। और हमने ये देखा कि 11 दिन बाद आप आंकड़े देते हैं, वो भी प्रतिशत में देते हैं, वो टर्न आउट के आंकड़े, फिर वो बाद में बहुत डिमांड के बाद में बहुत सारी बातें होती हैं, तब वो आंकड़े आप लेकर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं। आप सवाल की गुंजाइश क्यों छोड़ते हैं, ये भी यहां उठता है। हो सकता है कि आपके चाहने वाले इतने लोग हों, हो सकता है कि तीसरा नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5-5 टर्म आपको देना चाहते हो। आप 2047 तक की बात कर रहे हैं, 2047 तक इस देश की जनता आपको ही चाहती हो। सब कुछ संभव है। 140 करोड़ की जनता में हम 40-50 हजार लोगों के बीच जाकर उन तमाम चीजों को नहीं आंक सकते। हो सकता है कि आप ही सही हो, लेकिन पारदर्शिता तो होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी यहां क्यों नहीं है, एक सवाल उठता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, 60 में से 58 सीटें जिसके रुझान आए हैं, 58 में से 10 सीटें जिसके रिजल्ट ऑलरेडी पहले से बता दिए गए हैं, न सिर्फ बताए गए बल्कि सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। यह अरुणाचल की बात कर रहा हूं। उनमें से 47 सीटों के साथ, 58 में से 47 सीटों के साथ बीजेपी और एनडीए जो इनका अपना है, वो है गठबंधन है, वो नंबर 1 पे और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये यानी रिपीट हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सिक्किम में 32 की 32 सीटें और 32 में से 31 सीटें, यानी 99% स्ट्राइक रेट के साथ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार बनाते हुए अग्रसर दिखाई देता है। और एसडीएफ जो है, यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो एक सीट जो पवन कुमार चामलिंग जो हैं, वो 25 साल तक सत्ता पर काबिज रहे। 2019 में वो हटते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। मुझे लगता है कि इस चर्चा को यहीं हम विराम दें और थोड़ी देर बाद कुछ और घटनाक्रम के साथ हम आप सब तक आएंगे, मौजूद रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे थे। और अरुणाचल और सिक्किम के फाइनल रिजल्ट ये नहीं हैं, लेकिन ये रिजल्ट में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज ये भी एक अलग तरह की
स्थिति है। प्रशांत जी, आप चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। चुनाव आयोग ने पहले सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी जो घोषणा की थी इन्होंने, जी डॉक्टर दीपक पाचौर जी आता हूं, इन दोनों में भी जो काउंटिंग का दिन था वो 4 तारीख को ही रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें लगता है, पता चलता है कि नहीं जी, यहां की विधानसभा 2 तारीख तक ही है और आज ही यहां घोषणा भी करनी है। तो यानी 2 तारीख को फिर कम करके यानी कि 4 की जगह 2 तारीख को काउंटिंग होती है। जी दीपक जी। जी राजीव जी, देखिए इसमें दोनों राज्यों में अब इंडिया के पास जो है वो 0-0 हो चुका है। ये केवल एक मैं लोगों के ध्यान में ला रहा था क्योंकि पहले बार अरुणाचल प्रदेश में एक सीट पर जो थी इंडिया आगे चल रही थी, उसका रुझान जो था आगे था, लेकिन अब वहां भी 0 हो गया है। खैर, दूसरी बात जो थी कि हमने इसके बारे में जो बात की कि किस प्रकार से 10 लोगों को यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो है निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि पूर्वोत्तर के ही और शायद मेघालय में इससे भी एक खतरनाक प्रयोग किया जा सकता है, बड़ा लोकतंत्र विरोधी था। वो ये था कि वहां पर ऑल पार्टी सरकार भी बनाई जा चुकी है, जिसमें मतलब कोई विपक्ष ही नहीं था। कितनी खतरनाक बात है कि जिस विधानसभा के अंदर विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार न हो या कोई वो न हो, उम्मीदवार नहीं बल्कि कोई सदस्य न हो, वहां पर जनता की आवाज सरकार के खिलाफ उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहता था वो ये था कि जो अमित शाह ने जिन लोगों को कलेक्टरों को जो फोन किए हैं, तो उसमें ये भी देखा जाना चाहिए क्या उन्होंने गांधीनगर के कलेक्टर को भी फोन किया, क्योंकि गांधीनगर में अमित शाह खुद ही उम्मीदवार है। तो ये बड़ी घातक चीज है कि ये सही बात है कि निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल अगर यह ऐसी बात है तो उनको कहा जाना चाहिए कि आप इस प्रकार से फोन न कीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि हम ये जो उम्मीद कर रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही है। इस प्रकार की कोई निर्वाचन आयोग से कार्रवाई संभव ही नहीं है। ये सबसे निराशाजनक पहलू है आज के लोकतंत्र का। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लोकतंत्र पे भी होगी, देश की राजनीति पे भी होगी और उसके इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है उस पर भी होगी। एग्जिट पोल पर भी चर्चा होगी, शाम को हम दोबारा जब बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा होगी। दिन में भी कुछ लाइव लेकर हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटें और इधर सिक्किम की 32 सीटों पर विधानसभा के चुनाव करवाए गए। सिक्किम में जो सरकार SKM की थी वही सरकार रिपीट होते हुए बम्पर जीत के साथ दिखाई दे रही है और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी वही सरकार रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। और अरुणाचल प्रदेश में तो पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो बीजेपी में तब्दील हो गई थी, आपको याद ही होगा। प्रेमा खांडू चले गए थे उधर और वही वहां के CM हैं। तो खैर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक और उसके बाद 4 तारीख को सबका इंतजार रहेगा। उससे पहले बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। जुड़े रहिए, चाहे वो लाइव के जरिए हो, चाहे वीडियो के जरिए हो, चाहे पॉडकास्ट के जरिए हो और चाहे कुछ बड़े नेताओं और विश्लेषकों के इंटरव्यू के जरिए हो। आज से लेकर परसों तक बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे, ये वादा रहा। इस वादे के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समेटने, विराम देने की कोशिश नहीं बल्कि इजाजत चाहता हूं आपसे और थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।